ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है आपका, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। पहले मतलब ये जैसे आपका ये कह रहे हैं कि ये आपका केंद्रीकरण हो गया और विकेंद्रीकरण। ठीक है, एक सिंपल सपोज था। ठीक, अब हम इसमें चलते हैं। कोई भी कार्य जो अधीनस्थों की भूमिका को कम करता है, अर्थात जो सबऑर्डिनेट जो है उनके कार्यों को कम करता है, केंद्रीकरण कहलाता है, जहां पर कम होगा। ठीक है ना। और दूसरा, इसके विपरीत अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि करता हो, जैसे कि ये बढ़ता चला जाए। ठीक है, यानी कि सारे सोर्सेस को एक जगह ले आए और यदि उसका फैलाव करें, विस्तार करें, तो ये आपका केंद्रीकरण है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और ये आपका केंद्रीय हो गया। जहां पर फैलाव होगा, जहां विस्तार होगा, वृद्धि होगी, वो आपका विकेंद्रीकरण कहलाएगा। सेंट्रलाइजेशन, जो कि एक जगह में आ जाए, एक पॉइंट पर आ जाए, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो केंद्रीय, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें केंद्रीकरण का। ठीक, इसमें हम बात करेंगे इसका केंद्रीकरण, फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण। अब हम चलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण है क्या? सेंट्रलाइजेशन हम इसको बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है आपका, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर। ठीक है, केंद्र। आप इसमें देखिए पॉइंट 2 है। ठीक है, यहां पर देखिए केंद्रीय, केंद्र, केंद्र का मतलब होता है मुख्य बिंदु। एक पॉइंट कह दो, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर। जैसे कि मान लो एक गोला है, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? ठीक है ना। तो ये सेंटर हुआ, तो सेंटर पॉइंट। तो केंद्रीकरण का जो अर्थ है, केंद्रीकरण और किसी बिंदु, तो किसी संगठन में केंद्रीय बिंदु पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीकरण कहा जाता है। तो केंद्रीकरण की अवस्था, किसी कार्य संबंधी अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं जो उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि इसमें विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है, ये जस्ट इसकी विपरीत होता है। समस्त संगठन में जो व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधी अधिकारों को अधीन व्यक्तियों को सौंपने से होता है, यानी उन कार्यों को उनको दे देने से होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का ठीक उल्टा होता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में ठीक उतना ही अंतर होता है जितना कि गर्म और ठंडा, आप ये कह सकते हैं, है ना। तो केंद्रीकरण में जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास ही अधिकार का केंद्रीकरण रहता है। यदि हम प्रबंधन में बात करें, तो प्रबंधन में आपके एक मॉडल भी पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया था उस समय में। भाई आप इसको हम 3 लेवल में बांटते हैं। ठीक है, हायर लेवल, उच्च स्तरीय, मध्य
और बिंदु। ठीक है, आपने रेखीकरण पढ़ा है, क्या होता है ऊपर से नीचे प्रबंधन के लिए। ठीक है, निम्न यानी कि कर्मचारियों के लिए होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, आपका प्रबंधन, ठीक है, या संगठन, ये आपके कर्मचारी, सुपरवाइजर, ठीक है, यानी कि आपके इसमें कौन से सुपरवाइजर आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो राइट होते हैं, जो वर्क होता है वो काम कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, आदेश ऊपर से नीचे की ओर आती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जब हम कर्मचारियों की ओर चले जाएंगे, उधर उनको अधिकारों का कार्यभार सौंपेंगे, तो वो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। लेकिन यदि हम इसको सारे को ऊपर ले चले, जो कि उच्च स्तरीय व्यवस्था है उसमें आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो। जैसे कि हम कहते हैं कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हो, एक जगह पर आ जाए, पावर एक ही व्यक्ति के पास रहे और वही वह सारा कार्य को देखता हो और करता हो, तो वह केंद्रीकरण हो जाता है। तो जैसे कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास ही सारे अधिकार होते हैं, तो ये केंद्रीकरण होता है। जब उच्च प्रबंधक जो है निम्न स्तर यानी अपने अधीनस्थों को अधिकारों का भारार्पण नहीं किया जाता है, तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके पास अधिकार है, संगठन के पास, प्रबंधन के पास जो हायर अथॉरिटी है उनके पास सारे पावर्स हैं, लेकिन वह नीचे अपने सब ऑर्डिनेटर्स को उन कार्यों को नहीं सौंपता, उसका अधिकारों का भारार्पण नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में पावर का जो अधिकार है उसका केंद्रीकरण हो जाता है। तो अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे सब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं, और इसके विपरीत जो उसको कम करता है केंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण से आशय ये है कि किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिए जाते हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, अपितु संगठन में एक उच्चतर बिंदु पर लिए जाते हैं। तो ये हम कहें, जैसे कि मैंने कहा कि जो निर्णय है कार्य को करने का डिसीजन मेकिंग पावर ये उच्च अधिकारियों के पास होता है, सब ऑर्डिनेटर्स या जो कर्मचारी वर्ग होते हैं उनके पास नहीं होता है। ये मैक्सिमम तौर पर आपके सुरक्षा या रणनीति तैयार करने पर की जाती है। ये काफी व्यवहार में लाया जाता है ऐसे समय में, जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई सैन्य बल हो और कोई रणनीति तैयार की जा रही हो, तो ऐसे समय में जो ये अधिकार होते हैं और कार्यों का विभाजन, तो उसमें अधिकार जो होते हैं वह उच्च अधिकारियों के पास ही होता है, सारा निर्णय उनके पास होता है, निर्णय वही लेते हैं, कार्य भले कोई और करे लेकिन उसका निर्णय लेने का अधिकार जो है उच्च अधिकारियों के पास होता है। तो और इसमें हम ये देखें कि व्यवसाय में यदि व्यवसाय की स्थापना और उसके प्रारंभिक विकास की अवस्था तक भी काम लेने का होता है, तो बाद में विकेंद्रीकरण इसमें प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होती है, फिर धीरे धीरे उसमें विस्तार होता चला जाता है और वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो केंद्रीकरण जो है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही उल्टे होते हैं। तो केंद्रीकरण में उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास अधिकारों का केंद्रीकरण होता है, उच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा अपने अधीनस्थ जो कार्य कर रहे कर्मचारी का अधिकार का अंतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं किया जाता। अर्थात साधारण अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीकरण से तात्पर्य निर्णय की शक्ति, निर्णय की जो क्षमता होती है वह एक अधिकार एक या कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही होता है और ये केंद्रीकृत होता है। जैसे कि हेनरी फ्यूल ने कहा था कि वह प्रत्येक कार्य जिससे अधीनस्थों के महत्व का ह्रास होता है केंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात
अब इसमें इन्होंने ये कहा कि वह प्रत्येक कार्य जिससे अधीनस्थों के महत्व का ह्रास होता है, अर्थात जो सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनके पास कार्य करने का होता है, लेकिन अधिकार की क्षमता नहीं होती है जिससे किसी कार्य को पूर्ण कर सकता हो। ये जो उसके निर्णय लेने हैं, उसके अधिकार जो होते हैं, वह कुछ व्यक्तियों के पास या उच्च अधिकारियों के पास होता है, जिसके कारण से उनका कार्य जो है वह सफल नहीं हो पाता है। केंद्रीकरण संगठन की केंद्र बिंदु का अधिकारों का व्यवस्थित एवं संगत आरक्षण है। सेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एंड कंसिडर्स reservation of authority and general points within an organization. Delegation applied to the systematic delegation of authority in a organization in wide concept. Everything that goes to reduce the importance of the subordinate rules is centralizations. Centralization is the systematic and considers reservation of authority at central point with the organization. यानी संगठन के सेंटर पॉइंट पर ये होता है अधिकार और निर्णय। तो इन परिभाषाओं को हम देखते हैं तो केंद्रीकरण वह स्थिति होती है जिसमें निर्णय लेने का अधिकार जो है यह उच्च प्रबंधक के पास होता है, केंद्रित होता है, और जो निम्न प्रबंध वर्ग होते हैं, नीचे हम जैसे जाते हैं, उनके पास कार्य तो होते हैं, उनसे कार्य तो लिए जाते हैं, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। अर्थात हम संक्षेप रूप में ये कह सकते हैं कि केंद्रीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत कार्य करवाने वाला निर्णय नहीं लेता, वरन निर्णय लेने का अधिकार केवल संगठन में उच्च प्रबंधन वर्ग के पास होता है, अर्थात केंद्रीकृत होता है। अब हम इसकी विशेषता की बात करें इसमें हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। केंद्रीकरण की क्या विशेषता होती है या केंद्रीकरण जो है इसके लक्षण क्या है? तो जो परिभाषा है, परिभाषा से ही इसकी विशेषता स्पष्ट हो जाती है। यदि हम इसको पॉइंट वाइज करते हैं तो पॉइंट वाइज यदि हम करें, इसमें देखें कि केंद्रीकरण के जो प्रमुख लक्षण हैं, इसके विशेषताएं हैं, तो निर्णय लेने के लगभग सभी अधिकार उच्च अधिकारियों के पास। यदि हम कहें इसको पॉइंट में लें तो निर्णय का अधिकार उच्च प्रबंधन के पास, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो जाता है कि निर्णय का अधिकार उच्च प्रबंध वर्ग के पास केंद्रित होता है। निम्न प्रबंध वर्ग केवल उच्च प्रबंध वर्ग के द्वारा दिए गए निर्णयों को ही केंद्रित करता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। ठीक है, कर्मचारी कार्य करता है, ठीक, क्योंकि संस्था में अधीनस्थों को निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, उनका महत्व केवल काम होता है। ठीक, केंद्रीकरण में अधिकारों का प्रत्यायोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। कार्यस्थल और निर्णय स्थल इनमें दूरियां होती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं। तो केंद्रीकरण की ये विशेषताएं हो गई। केंद्रीकरण जो है सेंट्रलाइजेशन, व्हाट फैक्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेंट्रलाइजेशन, सॉरी, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण को कौन से घटक जो है या
कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें लीडर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि उसको कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं शीघ्र निर्णय लेना, क्विक डिसीजन, ठीक है, क्विक डिसीजन। दूसरा, व्यक्तिगत नेतृत्व में सुधार, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल लीडरशिप। ठीक है, नेतृत्व में सुविधा कर देते हैं इसको, सुधार सुविधा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एकीकरण के लिए। आगे देखते हैं पॉइंट, क्रियाओं में एक रूपता लाने के लिए, क्रियाओं में एक रूपता लाने के लिए। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि केंद्रीकरण को कौन से घटक बाध्य करते हैं। तो ये मुख्य ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको बाध्य करते हैं, जैसे कि क्विक डिसीजंस, क्योंकि निर्णय कुछ ही व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, अतः इसमें शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं और प्रभावी ढंग से लिया जा सकता है। व्यक्तिगत नेतृत्व में सुविधा होती है, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल लीडरशिप, तो छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे हैं संगठन के लिए व्यक्तिगत नेतृत्व जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अधिकारों का केंद्रीकरण व्यक्तिगत नेतृत्व को व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है, क्योंकि निर्णय सही तरीके से प्रभावी ढंग से जब लिए जाते हैं तो हम उस कार्य का आंकलन कर सकते हैं। और फॉर इंटीग्रेशन, एकीकरण के लिए, तो संगठन की सफलता जो है व्यक्तिगत प्रयासों से ही समन्वय की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेटिंग की। यदि उच्च प्रबंध वर्ग यह चाहता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से यदि हो तो उसे निर्णय करने की शक्ति का केंद्रीकरण करना पड़ता है। क्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए, संगठन के विभिन्न विभागों की कार्यों में एकरूपता लाने के लिए निर्णयन का केंद्रीकरण जो है वह बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट की, लाभ, इम्पोर्टेंस। केंद्रीकरण अभी चल रहा है हमारा, ठीक है, अभी हम केंद्रीकरण पे बात कर रहे हैं, ना कि विकेंद्रीकरण। अब हम यदि इसके केंद्रीकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एडवांटेज की बात करते हैं, केंद्रीकरण के लाभ या एडवांटेज, ठीक है, इसको भी हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व सुविधाजनक बनाना, जैसे कि अभी मैंने बताया, व्यक्तिगत नेतृत्व सुविधाजनक सुविधाजनक बनाना, ठीक है, क्रियाओं की एकरूपता, संकटकालीन परिस्थिति पर परिस्थितियों में आसानी, एकीकरण को बढ़ावा, प्रभावी नियंत्रण,
तो ये देखिए मुख्य पॉइंट्स। इट फैसिलिटीज पर्सनल लीडरशिप, क्रियाओं की एकरूपता, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ एक्टिविटीज, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हेडलाइन emergencies, it provided for integration, effective control। तो ये मुख्य इसके इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीकरण व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधाजनक बनाता है। यदि हम एक एक पॉइंट पर यदि हम बात करें, इसको कुछ शब्दों में ही इसकी व्याख्या यदि हम करें तो ये है केंद्रीकरण जो है ये नेतृत्व में सुविधाजनक होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, कुछ लोगों के पास ही होता है, तो उसकी लीडरशिप को दिखाने में उसको काफी व्यापक क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, तो ये उसमें काफी सुविधाजनक हो जाता है। केंद्रीकरण में जो समस्त व्यवसायिक क्रियाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा जब संपन्न किए जाते हैं तो विकट परिस्थितियों में इमरजेंसीज जो होती है उस समय में वह तुरंत उसका निर्णय ले लेता है और उस कार्य को सॉर्ट आउट कर सकता है। कार्यस्थल की सफलता के लिए व्यवसायिक क्रियाओं का एकीकरण होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो केंद्रीकरण में ही संभव हो सकता है कि उसको सफलतापूर्वक यदि कार्य को संचालन करना हो तो पावर का सेंट्रलाइजेशन यदि होगा तो उस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। केंद्रीकरण से नीतियों, व्यवहार व क्रिया के एकरूपता में स्थापना सरलता से कर सकता है। केंद्रीकरण से योजनाओं की गोपनीयता को बनाया जा सकता है, इसको पॉइंट लिख सकते हैं आप। केंद्रीकरण से गोपनीयता बनाई जा सकती है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है जो रिसोर्सेस हैं। केंद्रीकरण से प्रभावी नियंत्रण की स्थापना की जा सकती है। केंद्रीकरण में विशेषज्ञों की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। केंद्रीकरण में प्रायः सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की होती है, इसलिए वे अपने काम में लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो क्रियाओं की एकरूपता होती है, केंद्रीकरण में जो समस्त व्यवसायिक क्रियाएं एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किए जाते हैं और किए जाने के कारण उसमें क्रियाओं में एकरूपता होती है, निर्णय में भी विभिन्नता के स्थान पर एकरूपता उसमें दिखाई देता है। संकटकालीन परिस्थितियों में आसानी होती है, माने उसमें सामना करना आसान हो जाता है। यानी कि व्यवसाय में आप देखेंगे कि वर्तमान समय में देखें तो ऐसे काफी अवसर आते हैं जहां पर संकट जो है तो वह आ जाता है, यानी कि कठिनाई हेडर्स आते हैं, काफी हेडर्स आते हैं व्यवसाय जब कार्य किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं निर्णय लेने में, कोई डिसीजन लेने में यदि मान लीजिए देरी हो जाती है, डिले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, बिजनेस जो है नुकसान होता है उसको। और चूंकि सेंट्रलाइजेशन जो है, केंद्रीकरण में निर्णय लेने की क्षमता जो है ये अधिकारी वर्ग पर होता है और इसके अधिकार केवल एक ही व्यक्ति पर होता है। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए या जो हेडर्स है उसको दूर करने के लिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है और डिसीजन से व्यापार में जो अवसर उसको मिल रहे हैं, जो उसको एडवांटेज जो मिल रहा है, उस एडवांटेज को वह तुरंत ले सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि अवसर जो है, ठीक है, चांस, हम कहते हैं ना कि चांस मिला और उसका बेनिफिट ले लिया जाए, तो अवसर जो है ये हमेशा नहीं मिलते हैं, इसका काफी महत्व होता है। अवसर को हाथ से नहीं जाना चाहिए ये कहा जाता है, फिर भी इसमें मुश्किल होता है। तो निर्णय यदि सही समय पर सही स्थान पर यदि ले लिए जाए सही व्यक्ति के द्वारा तो इसमें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है, जिससे कि व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इसमें इट प्रोवाइडेड फॉर इंटीग्रेशन, एकीकरण जो है इसको बढ़ावा मिलता है। तो एकीकरण मतलब भाई पावर जो है कुछ व्यक्तियों के पास ही है, एक व्यक्ति के पास ही है, अधिकारी वर्ग के पास है, तो ऐसे में क्या होता है कि काफी असहमति होती है, कार्य का संचालन सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। व्यवसायिक क्रियाओं में एकीकरण होना जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, किंतु एकीकरण विकेंद्रीकरण में ना होकर केंद्रीकरण में ही संभव हो पाता है। सेंट्रलाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइजेशन में ही एकीकरण की जा सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं की जा सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल की हम बात करें
तो चूंकि केंद्रीकरण में सभी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही लिए जाते हैं, इसलिए ये प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल जो है, प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल जी काफी अच्छी तरीके से होता है और सरलता से की जा सकती है। इसमें गलती होने की या मिस्टेक होने की संभावना न के बराबर होता है। अब जब हम इसके लाभ एडवांटेज के बाद में हम बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज की भी बात है। हम कहते हैं कि जैसे कि सीपीयू है, ठीक वैसे ही किसी भी कार्य की अच्छाइयां भी होती है, तो उसमें बुराइयां भी होती हैं, एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो यदि हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो डिसएडवांटेज यानी कि केंद्रीकरण के दोष, केंद्रीकरण के दोष के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम पॉइंट वाइज करें तो कागजी कार्य कैसे, कागजी कार्य में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन पेपर वर्क, केंद्रीकरण के कारण कागजी कार्यवाही में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरी हम बात करें दैनिक कार्य में वृद्धि, इंक्रीज इन रूटीन वर्क, केंद्रीकरण के कारण विशेषतः उच्च प्रबंधकीय अधिकारियों के सामान्य जो दैनिक होते हैं उसमें इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब होते हैं, मनोबल में गिरावट, मनोबल में गिरावट होता है, फॉल इन मोरल, केंद्रीकरण युवा अधिकारियों में असंतोष, निराशा और संघर्ष की भावनाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण से जो युवा वर्ग कार्य कर रहे हैं, जो सक्षम कार्य कर रहे हैं, उनके पास पावर नहीं है लेकिन काम है, तो ऐसे में क्या होता है, उनका मनोबल गिर जाता है, प्रेरणा का अभाव, लक ऑफ इंसेंटिव, केंद्रीकरण में कर्मचारी प्रेरणा का अभाव रहता है, अर्थात मतलब कि भाई आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे बैठना है, वैसे करना है, ये इस तरीके से कर्मचारियों को बार बार बताया जाता है कि जिससे कि हम उत्साहित होता है, उसमें प्रेरणा नहीं हो पाती है। टकराव की स्थिति, टकराव की स्थिति, भाई पावर नहीं रहेगा तो उस आदमी का कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो केंद्रीकरण में जो शीर्ष प्रबंध जो है और जो विभागीय प्रबंध है, इनके बीच में टकराव की स्थितियां जो है वो लगभग आती जाती रहती हैं। इसमें पहल की क्षमता कम होती है, पहल क्षमता का कम होना, यानी कोई भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, ना ही उसके पास कोई राइट्स है, तो इसमें पहल करने में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्चाधिकारियों के पास होता है, उनके हाथों में होता है, केंद्रित होता है, इसलिए कार्यभार में वृद्धि के कारण से निर्णय लेने में काफी विलंब हो जाता है, यानी डिले होता है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर में। तो इनका अधीनस्थ जो है माने सब ऑर्डिनेटर के कार्य निष्पादन कोऑर्डिनेटिंग करने में उनको प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन जो है ये छोटे व्यवसायों में ही संभव हो सकता है, बड़े व्यवसाय के लिए यह उपयुक्त तो नहीं है, यानी कि संगठन जहां पर छोटा हो, छोटे प्रकृति का हो, ठीक है, जिसमें पुनरावृत्ति ना होने वाली प्रकृति हो, नियंत्रण का विकास जो है विस्तृत असंकुचित संकुचित हो, यानी कि छोटे रूप में किया गया हो, प्रमाणित किस्म का कार्य होता हो,
ठीक है, संचार की प्रभावी व्यवस्था हो, तो ऐसे जगहों पर इन कार्यों को सुविधापूर्ण किया जा सकता है। अर्थात केंद्रीकरण सभी निर्णय उच्च अधिकारी वर्ग के द्वारा लिए जाते हैं, अतः प्रबंध वर्ग पर कार्यभार अधिक हो जाता है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंध वर्ग को लेने होते हैं। तो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उसमें निराशा और कहें कि एक कुंठा की भावना जो है वह उत्पन्न हो जाता है, जागृत हो जाता है और वह बढ़ता चला जाता है। केंद्रीकरण का सबसे बड़ा दोष है, इन पॉइंटों के अलावा सारे पॉइंटों को एक साथ हम समाहित कर रहे हैं। केंद्रीकरण का सबसे बड़ा जो दोष है या डिमेरिट डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो सबऑर्डिनेटर एम्प्लॉय होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल जो है वह उस पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि इसके परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, इंक्रीज होता है। केंद्रीकरण से अपने अधीनस्थों में प्रबंधकीय ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। सेंट्रलाइजेशन होने के कारण से जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार से कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ना ही उनके पास कोई अधिकार है। तो ऐसे समय में उनकी जो क्वालिटीज है, उनका जो उनकी एबिलिटी है वो उभर के नहीं आ पाता है, जो कि नुकसानदेह होता है। उनमें वो डेवलप भी नहीं हो पाता, उनको केवल ऐसा रहता है कि भाई काम करो, निर्णय तो कोई ले लेगा। क्योंकि केंद्रीकरण में निर्णय कुछ वर्ग के द्वारा लिया जाता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एक उतावलापन यानी कि तुरंत निर्णय लेना ये हो जाता है, जिसके कारण से नुकसान होता है। अव्यवहारिक निर्णय लेने का भय बना रहता है, उसमें संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उच्च स्तर और निर्णय का बोझ इसमें बढ़ जाता है और इसके बढ़ने के कारण से डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। कार्यस्थल और निर्माण स्थल जो है इसमें दूरी, इसके कारण से अधीनस्थों की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझना मुश्किल हो जाता है और इसका असर जो है वह उद्योगों पर पड़ता है। केंद्रीकरण के कारण कुछ प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए जो जरूरी सूचनाएं हैं एकत्रित करने में कठिनाई आती है, क्योंकि सूचनाएं जो है वो निम्न स्तर पर होती हैं और निर्णय उच्च स्तर पर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि उच्च वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आती है, जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें, ठीक है, माने अधिकारी वर्ग से जो आदेश है वो नीचे आपके निम्न स्तर तक के आता है, तो उसमें समय लगता है और बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देता है। अधिकारों के अभाव में अधीनस्थ अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटों विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना ही उन्हें समझने का वो प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से उसमें पहल करने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। केंद्रीकरण से अधीनस्थों में असंतोष, निराशा, संघर्ष की संभावनाएं यह उत्पन्न होती हैं। उच्च वर्ग प्रबंध व अधीनस्थों के बीच टकराव की स्थिति जो है वह उत्पन्न होता है। तो अधिकारियों का केंद्रीकरण उन संगठनों के लिए ही अधिक उपयुक्त माना जा सकता है जहां संगठन छोटा हो, कार्य पुनरावृत्ति वाली प्रकृति का ना हो, कार्य प्रमापित हो, जहां प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो। तो ये हम सेंट्रलाइजेशन की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। ये ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए पॉइंट को। हम आज जहां पर जिस पॉइंट को छोड़ रहे हैं उसी पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके जी सर। यस आप लोगों को मैं वीडियो शेयर करता हूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और ना ही आप लोग सब्सक्राइब किए हो अभी तक। तो आप लोग ये आप लोगों के लिए उपयोगी है, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, ठीक है।